नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम यात्रा को इस बार ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया है और विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने और श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य मजबूत की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वोकल फॉर लोकल तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा और सहायता समूह पर विशेष जोर दिया जाए। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर व्यवस्थाएं परखी और सीएम धामी ने साफ कर दिया कि हेली सेवाओं के लिए जो एसओपी बनाई गई है उसी के आधार पर हेली सेवाएं संचालित की जाएगी। सीएम ने कहा कि सिर्फ व्यापार के लिए हेली सेवाएं नहीं चलेंगी। लोगों की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता और सुरक्षा से खिलवाड़ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार पहले से सख्त एसओपी बनाने के पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उस पर पूरा हमारा यूकाटा, डीजीसीए, भारत सरकार सभी मिलकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अच्छे पायलट लगाए जाएं जिनको यहाँ का अनुभव वो करें और सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। केवल हेली सेवाएं केवल व्यापार के लिए नहीं चलेंगी। यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के गंगदासपुर बालावाली में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मखाना खेती के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने खुद मखाना रोपण कर इस औपचारिकता की शुरुआत की है। आपको बताया दें कि बिहार की एक संस्था द्वारा उत्तराखंड में पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए मखाना उत्पादन, प्रशिक्षण, विपणन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय मखाना बोर्ड गठन ने किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह खेती उनके लिए लाभकारी साबित होगी। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की दो बहनें बेटियां सोनल जैन, मंजू भसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज कई चीजों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केवल अत्याधुनिक आवश्यकता होने पर ही मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जाएगी और गरीब मरीजों का खर्च आयुष्मान योजना के तहत वहन किया जाएगा। साथ ही अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पेमेंट बेसिस डॉक्टर पर रखने का विचार किया जा रहा है। इसके अलावा एमआरआई मशीन की कमी भी दूर की जाएगी। दवाइयाँ बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर से लिखी जाएंगी और वो भी अगर आदमी गरीब है, अगर आयुष्मान में वो कवर होता है तो आयुष्मान के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हम अस्पताल में उनको पेमेंट बेसिस पे उनको इंगेज करें अस्पताल में, और जब कोई उनकी आवश्यकता पड़े तो उसका प्रावधान करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार शासन स्तर पर कि ये। और इसके साथ साथ देहरादून में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि नारी शक्ति अधिनियम के समर्थन में महिलाओं से आगे आने वाली अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत मिस्ड कॉल महिलाएं अपनी भागीदारी दर्ज करा सकती हैं। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेकर 18 तारीख तक
नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के बाद कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस के किए जा रहे हमलों पर भाजपा ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और जनता सब देख रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस देख रही है कि चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, उनकी हवा निकल गई है, तो इसलिए जिस तरह का समर्थन जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के समर्थन में अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की जरूरत है। मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि यही आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और यही आग्रह हम भी करते हैं कि सभी पार्टी को, क्योंकि महिला इस प्रदेश की नहीं, इस देश की, हर गांव की, हर घर की आधी आबादी है और एक प्रमुख हमारे समाज का हिस्सा है, उसको प्रतिनिधित्व करती है। तो आज उसको जब एक मौका देने की बारी है कि वो हमारी विधानसभाओं में आएगी, वो पार्लियामेंट में आएगी, तो ऐसा जो विषय है वो सभी पार्टियों को मिलकर इस बिल का समर्थन, इसके जो अमेंडमेंट है उनका समर्थन करना चाहिए। उसका आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। देहरादून में एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान गायक द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने उत्तराखंड देवभूमि और यहां की सांस्कृतिक परंपराओं की इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है, ऐसे में आयोजनों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और शांति व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है और उत्तराखंड देवभूमि की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में इस तरह के गायक और इस तरह के गायन की कोई भी जगह नहीं है। ये भी हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों और इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने वालों पर भी रोक लगे और उन्हें न्योता देने वालों पर भी रोक लगे। और अगर कुछ लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, सरकार से बड़ा समझते हैं। देहरादून परिवहन विभाग ने नारी शक्ति, रोड सेफ्टी और संकल्प को लेकर एक विशेष अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ती भागीदारी पर चर्चा करना रहा। इस दौरान महिला अधिकारियों ने विभाग में अपनी भूमिका और अनुभव साझा किए, साथ ही महिलाओं के संघर्ष और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो परिवार और कार्य क्षेत्र में दोनों में अहम भूमिका निभा रही हैं। डिपार्टमेंट द्वारा आज कार्यक्रम किया गया चारधाम यात्रा को लेकर और महिलाओं की भूमिका चारधाम यात्रा में क्या रहने वाली, जितने हमारे आरटीओ हैं या कार्मिक महिलाएं जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही हैं और उनको आज बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया और आने वाले समय में क्या रोल रहेगा। आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को आरक्षण के लिए जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने भी यहाँ पर नौकरी में 30% आरक्षण दिया है। तो महिलाएं लगातार हमारे हर विभाग में जो है उनकी एक अहम भूमिका हो रही है और आज महिलाओं को यहाँ बुलाकर सबको सम्मानित भी किया गया और उनको आगे की रूपरेखा बताई गई और उनको मोटिवेशनल के लिए ये कार्यक्रम मैं करता हूँ। परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, ये आज हमारा जो कार्यक्रम था इस पर बेस्ड था। इस पर हमारे परिवहन विभाग की जो जितनी भी हमारी महिला अधिकारी और कार्मिक हैं, भले ही वो कार्यालय या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है या फिर एनफोर्समेंट वर्क में है, वो इसमें सम्मिलित थी। इसके साथ ही परिवहन निगम की
जो परिवहन परिचालक हैं, महिला परिचालक हैं, अभी बसों में जा रही हैं, उनको हमने और वहाँ के अधिकारियों को हमने बुलाया था। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो परिवहन क्षेत्र है और मैं सूर्या मॉडल ड्राइविंग स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में इनविटेशन मिला था आने के लिए बिकॉज़ ये पूरे ओवरऑल देहरादून में एक मैं ही हूँ जो ड्राइविंग स्कूल, एक महिला जो है लेडी जो है वो ड्राइविंग स्कूल को जो कंडक्ट कर रही है वो मैं ही हूँ यहाँ पर। तो इसी वजह से ARTO मैम जो है अनीता चोगला मैम ने उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है कि आप। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सैन्य धाम केवल कमीशन खोरी का प्रोजेक्ट बनकर रह गया है और इसकी लगातार जो है लागत बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ड्रीम प्रोजेक्ट की पारदर्शिता नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून में लंबे समय से सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। बार बार इसके उद्घाटन की, लोकार्पण की टारगेट डेट आगे खिसकाई जाती है और बार बार इसका बजट फुलाया जाता है। शुरुआत में इसकी लागत क्या थी और आज की तारीख में लागत क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क निकलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। बार बार ये सैन्य धाम जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में रहता है। बीते रोज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, लेकिन सैन्य धाम का जिक्र न वो कर रहे हैं और ना गणेश जोशी बता रहे हैं कि आखिर सालों साल बीत जाने के बाद भी शहीदों को और सैनिकों को क्यों इंतजार कराया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को हर चीज की जल्दी रहती है और हर चीज में सवाल उठाने की आदत है और फिर वही सवाल उनके सिर पर पड़ता है। सैन्य धाम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जब उसका समय आएगा तब उसका उद्घाटन कराया जाएगा और अभी चूंकि वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही हमारा तो प्रयास रहता है कि जैसे ही काम पूरा होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसके बयान असंवेदनशील बताया है, जिसमें वन्यजीवी हमलों के लिए महिलाओं के जंगल जाने के कारण बताया गया था। देखिए, सुबोध उनियाल जी का जो बयान है अपने आप में बड़ा बचकाना, बड़ा हास्यास्पद बयान है और शर्म भी आ रही है इस बयान पर कि मतलब महिलाएं क्योंकि जंगलों में लकड़ियां लेने जाती हैं इसलिए गुलदार उन्हें खा जाता है। आप खुद गुलदार के मुंह में जा रहे हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि वन मंत्री जी। देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अब संगठन के भीतर से चुनौती मिलती दिख रही है। नगर निगम देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल का भी इस सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमारे को भारतीय जनता पार्टी। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर 13 स्क्रीनिंग पॉइंट और 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जा रही हैं। 4 धाम यात्रा में जो हमारा 4 धाम रूट है वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 552 डॉक्टर्स की तैनाती पूरे सीजन में की जा रही है, जो 15-15 दिन के रोस्टर के आधार पर इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है। वहीं ऋषिकुल मैदान में बनाए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहले ही दिन बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे। श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और उससे संबंधित पंजीकरण जो आज ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये ऋषिकुल में जो 20 पंजीकरण काउंटर्स हैं ये 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो इसमें पर्याप्त संख्या में दिन रात में पुलिस बल लगाया गया है
इसके अतिरिक्त यातायात के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है और इसमें यह है कि जैसे चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो बड़ा रजिस्ट्रेशन है वो आज ऋषिकुल में या हरिद्वार में प्रारंभ कर दिया गया है। 20 काउंटर्स लगाए गए हैं। अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो यमुनोत्री जी, केदारनाथ जी जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, पीने का पानी, टॉयलेट्स आदि के साथ। चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं गोविंद घाट से गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट के सूबेदारों ने भारतीय सेना टीम को हटाने के लिए रवाना किया है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक खास पहल शुरू की है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोलिया ने बताया है कि महिला अधिकारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष इंटरसेक्शन प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से ये था कि परिवहन विभाग में महिलाओं की जो भी भूमिका है, चाहे वो हमारे परिवहन विभाग के महिला अधिकारी या कार्मिक हो, साथ ही जो परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं वो कुछ इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कि उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि चारधाम भी आगे आने वाला है। तो इसी को लेकर एक देहरादून में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में अपर सचिव अनुज शर्मा ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर ट्रांजिट कैंप में तैयारियां पूरी कर ली गई है और 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 30 पंजीकरण काउंटर तैयार किए गए हैं। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी लगभग अंतिम चरण पे है और पूरी तैयारी मैं कहूँगा कि हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन होनी है तो हमारे 24 काउंटर यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में हैं। 6 काउंटर हमारे आईएसबीटी बगल में जो वो है अड्डा, बस अड्डा है, वो वहाँ पर है। और उसके बाद जब गुरुद्वारा जो हमारे हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर भी 4 काउंटर हैं, तो वो तो बाद में खुलेंगे जब पट खुलेंगे। लेकिन कोटद्वार में उपनल कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए अनुबंध प्रारूप का विरोध शुरू हो गया है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है। कोर्ट तक ने कह दिया है कि इनको समान कार्य के बराबर समान वेतन दीजिए, तो अब इन्होंने कैटेगरी क्यों बनाई? 10 साल तक की जिसकी सेवा हो गई उसको लगेगा। अरे जितने हैं सारे 4000 के करीब हैं, तो ना ज़्यादा हैं, ये 20,000 के करीब हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों को डायरेक्ट सेवा में रखना चाहिए, क्योंकि सेवा तो कर ही रहे हो। अब उनको फिर झुंझुना पकड़ा दिया, उसमें भी शर्तें लगा दी कि उत्तरकाशी में सीडीएस अनिल चौहान ने हरसिल का दौरा किया, जहां उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत हरसिल सांस्कृतिक और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। देहरादून में राज्य निगम कर्मचारियों में लंबित मांगों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 अप्रैल को आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मांग है कि राज्य निगम निकायों संस्थानों में संविदा, दैनिक, विशेष श्रेणी, पीटीसी, तदर्थ, उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, ये मुख्य मांग है। और दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ पाली पंचाव क्षेत्र में ऐतिहासिक स्लाइदिले बिखौती मेला बट पूजे मेले के रूप में पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। वहीं मेले में नौजू, औल और गरक नगाड़ों की गूंज के बीच परंपरा और वीरता का अद्भुत संगम देखने को मिला।
द्वाराहाट क्षेत्र में ऐतिहासिक सियालदे बिखौती मेला पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। इस पारंपरिक मेले में नौजियों ऑल और गड़क नगाड़ों की गूंज के साथ सांस्कृतिक और वीरता का अनोखा संगम देखने को मिला। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।